हाँ बच्चों नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आज मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं जो सीटेट की परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं। कई बच्चों का फ़ोन हमारे पास आया और उन बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छा नंबर प्राप्त हुआ है हमको सीटेट की परीक्षा में। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग बच्चों बहुत आगे तक जाओ, ऐसे ही आप मेहनत करते रहो और एक ना एक दिन आप प्राइमरी के मास्टर भी बनोगे। और प्राइमरी के मास्टर ही नहीं, अगर आप चाहो बच्चों तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। अभी आने वाले समय में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वैकेंसी आ रही है, उसको भी हम लोग देखेंगे, अगर होगा तो उसका बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर KBS की वैकेंसी आ रही है, नवोदय की भी पोस्टें आ रही हैं। तो जो भी पोस्टें हम लोग को आ रही हैं, हम लोग को मिल रही हैं, जितनी जल्दी हो सके जब वो पोस्टें आएँ तो हम लोग फॉर्म भर के और अभी से उनकी तैयारी हम लोग करते रहें। दिमाग में एक माइंड मेकअप कर लें कि हमको 2021 में एक अच्छे सी जॉब लेनी है, जॉब प्राप्त करनी है। जो भी वैकेंसी पहले आपको मिलती है, अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी रख रहे हो बच्चों, तो वो वैकेंसी आप सबसे पहले प्राप्त करो। कई बच्चों का यह डिमांड था कि सर आप भी कुछ टॉपिक को पढ़ाइए आइए। तो मैं उन बच्चों से ये कह दूँ कि अब मैं उनको रेगुलर एक क्लास देता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा और जो भी उनकी समस्याएँ हैं उन समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं अपने बच्चों से रूबरू होता रहूँगा, उनको पढ़ाता रहूँगा और निश्चित तौर पर उनको सफल कराने के लिए और क्या कहते हैं उनको बहुत आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना 100% प्रयास देने के लिए तैयार हूँ। अगर देखा जाए बच्चों तो कई सारे बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा टॉपिक पर आप डिस्कस करिए क्लास के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा टॉपिक शुरू करता हूं जो हम लोग को पढ़ना है। अगर हम देखें बच्चों तो जैसे यूपी टेट है, चाहे आपका सीटेट है, चाहे आपका सुपर टेट है, चाहे आपका इस समय राजस्थान TT का पेपर आया हुआ है, उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है और वो भी हम लोग को तैयारी करनी है। तो उसमें अगर हम देखें बच्चों तो कई सारे टॉपिक बड़े इम्पॉर्टेंट हैं उसमें। जैसे अगर हम देखें बच्चों तो कोई भी टॉपिक है, उन टॉपिकों में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बाल विकास होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो लर्निंग है, सीखना है और ख़ासकर बच्चों आपके सुपर टेट में तो लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाल विकास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा देखा जाए बच्चों तो समावेशी शिक्षा है, यह भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हालांकि कई सारे चैप्टर हमारे ऐसे हैं बच्चों जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। और ये सब जैसे देखा जाए तो बाल विकास है, वो बाल विकास के अंदर बाल विकास है आपका, और देखा जाए बच्चों तो लर्निंग है, फिर देखा जाए समावेशी शिक्षा है, व्यक्तिगत भिन्नता है, दिव्यांग बालकों की शिक्षा है, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम विचार करें बच्चों तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग को लगता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सुपर टेट और सीटेट सब को मिला के सीखना या लर्निंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए बच्चों तो पिछली बार क्या कहते हैं जो है 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, उस शिक्षक भर्ती में सीखने से करीब 4 सवाल पूछे गए थे। अगर हम देखें बच्चों तो बाल विकास से करीब बच्चों 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं मनोविज्ञान में और इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में हम लोग इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, बाद में धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिकों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर हम लोग देखें बच्चों तो सीखने के ही अंतर्गत अगर देखा जाए बच्चों सीखना, अगर सीखने के ही अंतर्गत देखें बच्चों तो एक टॉपिक हम लोग का बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों सीखने का अंतरण। सीखने का अंतरण। अब बच्चों चाहे आप इसको सीखने का अंतरण कहो, चाहे आप इसको सीखने का स्थानांतरण कहो, चाहे आप इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहो, एक सीधी सी बात है बच्चों कि कहा जाता है कि बालक अगर कक्षा में कोई चीज़ सीखता है, बहुत सरल शब्दों में सीखिए इसको,
अगर बालक कक्षा में कोई चीज़ सीखता है तो सिंपल सी बात है कि उसको वह कक्षा के बाहर, अगर देखा जाए बच्चों तो कक्षा के बाहर जो है, कक्षा के बाहर उसका प्रयोग करता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम कोई चीज़ क्लास में सीखते हैं और कक्षा के बाहर उसका प्रयोग करते हैं तो दो बातें हुई। पहला तो ये हुआ कि यह सीखने का एक अंतरण हुआ। दूसरी बात ये हुई कि ऐसी शिक्षा जो होती है उसको हम लोग बच्चों व्यवहारिक शिक्षा मानते हैं। ये व्यवहारिक शिक्षा होती है, यानी जो चीज़ कक्षा में सिखाई जाए और उसका हम बाहर प्रयोग करें, तो ये बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी है, सीखने का अंतरण भी है। और ऐसी जो हमारी शिक्षा है वह शिक्षा कैसे शिक्षा मानी जाती है? एक व्यवहारिक शिक्षा मानी जाती है। इसी में अगर देखा जाए बच्चों तो सीखने के अंतरण में ही अगर हम और चीज़ों को देखें तो कहा यह जाता है, जैसे आपने एक सुना होगा बच्चों NCF 2005, ऐसा नाम आपने सुना होगा NCF 2005। अगर हम लोग NCF 2005 को देखें तो यह शिक्षा का एक नया दस्तावेज है। बात को मेरी समझिएगा बच्चों, यह शिक्षा का एक नया दस्तावेज है और इस दस्तावेज को तैयार करने का काम किया था एस्पाल ने। एस्पाल कमेटी का नाम आपने सुना होगा, एस्पाल का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया है और इन्हीं का एक मूल मंत्र दिया हुआ है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो बस्ते के भार को कम करना। अगर इसको देखा जाए बच्चों ना तो एस्पाल ने NCF 2005 एक नवीन दस्तावेज तैयार किया। अगर इसमें देखा जाए बच्चों तो इसमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। 5 जो हैं वो अगर देखा जाए बच्चों तो क्या है? मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। ये जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, इसमें एक जो पहला इनका सिद्धांत है वो क्या है? इनका है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ये है बच्चों, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि कक्षा में जो चीज़ सिखाया जाए उसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में जोड़ें या कक्षा के बाहर के जीवन को में जोड़ें, यानी क्लास में ऐसा हमको पढ़ाया जाए कि जिससे हमारी दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं या दैनिक जीवन में हम जीविकोपार्जक जीवन या दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे व्यवहारिक जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो जाए। तो कह रहा है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसे देखें तो यह भी एक प्रकार से सीखने का क्या हो गया? अंतरण हो गया। यह भी एक प्रकार से सीखने का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। तो NCF 2005 का जो पहला मार्गदर्शी सिद्धांत है, वह पहला मार्गदर्शी सिद्धांत भी इसी बात पर बल दे रहा है कि कक्षा के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात जो चीज़ क्लास में पढ़ाई जाए वह ऐसी पढ़ाई जाए जिससे बालक अपने व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं का सही ढंग से समाधान कर सके। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में इसको हम कहें बच्चों तो ऐसी शिक्षा जो जीवन के लिए हमारे उपयोगी हो, ऐसी शिक्षा या ऐसा सिद्धांत या ऐसा मार्गदर्शी सिद्धांत NCF 2005 में सबसे पहला दिया हुआ है। इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, सीखने का अंतरण है या सीखने का स्थानांतरण है। अगर इसको बच्चों और हम लोग देखें तो इसमें और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। जैसे देखा जाए बच्चों, अगर हम ये कहें, मान लो कि आपको कक्षा में मैथ के सर ने एक चीज़ सिखाया कि मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु है जो 1000 रुपये की है और इस वस्तु पर 10% का डिस्काउंट है, और फिर ये सिखाया गया बच्चों कि फिर इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर ये चीज़ हमको बताई गई ना, तो क्लास में बताया गया कि 1000 पर 10% अगर है तो सिंपल सी बात है कि 100 रुपये में आपको 10 रुपये छूट मिलेगी, यानी 1000 में आपको 100 रुपये छूट मिलेगी। आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 900 रुपये। क्लास में इसको बता दिया गया। संयोगवश
हम गए मार्केट। जब मार्केट पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ कि कपड़ों की एक सेल लगी हुई है। उस सेल में हमने ये देखा कि 1000 रुपये दाम लिखा हुआ है और 10% उस पर डिस्काउंट लिखा हुआ है। 1000 रुपये दाम लिखा है कपड़े पर और 10% डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब हमको लगता है कि वो बच्चा जो इस बात को क्लास में सीख कर गया है, जब ये बच्चा कपड़ा खरीदने गया है और कपड़े की सेल में उसको ऐसा देखने को मिला, तो अब इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत यह बच्चा बता देगा कि यह कपड़ा 900 रुपये का मिलेगा। तो सीखा इसको क्लास में, सीखा इसको कक्षा में और प्रयोग किया इसको जाके बाजार में। ये हो गया बच्चों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या सीखने का अंतरण या सीखने का स्थानांतरण। तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब हम दूसरी परिस्थिति में जाके प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग बच्चों सीखने का स्थानांतरण या सीखने का अंतरण कहते हैं। जैसे और देखा जाए बच्चों, मान लीजिए बच्चों हम लोग और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं और संस्कृत में आपने संधि पढ़ी, संस्कृत में आपने संधि पढ़ी। अब आपको हिंदी पढ़ना है और हिंदी में भी आपको संधि पढ़ना है। तो हमको ये लगता है कि अगर आप संस्कृत में संधि पढ़ गए हैं तो हिंदी की संधि को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी संधि और इसकी संधि मिल रही है। सीखा आपने इसमें है, प्रयोग आपने इसमें किया, हो गया बच्चों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या हो गया बच्चों सीखने का अंतरण। तो इसका मतलब आप सीखने का अंतरण समझ पाए होंगे कि जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का हम किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, एक विषय में सीखे हुए ज्ञान का जब हम किसी दूसरे विषय में प्रयोग करते हैं, तो इसे बच्चों बाल विकास के अंतर्गत जो सीखना टॉपिक है उसमें अगर हम देखें सीखने में, इसे हम सीखने का अंतरण या सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अगर हम इसको देखें बच्चों तो जो सीखने का अंतरण है, अगर इसे हम देखें बच्चों, जो सीखने का अंतरण है, ये अंतरण मुख्य रूप से बच्चों 3 प्रकार का होता है। अगर हम सीखने का अंतरण देखें तो सीखने का अंतरण बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ये अंतरण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, जिसे हम कह सकते हैं बच्चों धनात्मक अंतरण, या इसे हम कह सकते हैं बच्चों सकारात्मक अंतरण। और एक दूसरा अंतरण है बच्चों जिसे हम कहते हैं नकारात्मक अंतरण, या इसे हम कहते हैं बच्चों ऋणात्मक अंतरण। और एक अंतरण होता है जिसे कहते हैं बच्चों शून्य अंतरण। जो सीखने का अंतरण है, ये अंतरण 3 प्रकार का हुआ। एक अंतरण आपका हुआ धनात्मक, एक अंतरण आपका हुआ नकारात्मक, और एक अंतरण आपका हुआ शून्य। अच्छा, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है बच्चों कि शून्य अंतरण होता ही नहीं है। वो केवल अंतरण के 2 ही प्रकार बताते हैं, एक धनात्मक को बताते हैं और एक नकारात्मक को बताते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बच्चों तो जब अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिकों की हम किताब पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे बाल विकास की हम किताब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि नहीं, शून्य अंतरण भी एक अंतरण होता है। और एक बार ऐसी परीक्षा बच्चों यूपी टेट में पूछी जा चुकी है। यही क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ भी चुका है कि सीखने का अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो उसमें उन्होंने जो आंसर माना था बच्चों, वो आंसर उन्होंने 3 को माना था कि 3 प्रकार का होता है। तो हम लोग को यही जानना है कि अंतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य अंतरण। अब अगर हम लोग बच्चों बात करें कि धनात्मक अंतरण की अगर बात की जाए, अगर सबसे पहले धनात्मक अंतरण की बात की जाए, तो अगर हम धनात्मक अंतरण को देखें बच्चों, तो धनात्मक अंतरण क्या है? सुनो बच्चों, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान
जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाए, और एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक हो। ध्यान से सुनिएगा, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक हो, तो ऐसे अंतरण को हम लोग बच्चों धनात्मक अंतरण कहते हैं। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, तो ऐसे अंतरण को हम लोग धनात्मक अंतरण कहते हैं। और एक बात आपको हम बताएं बच्चों कि एजुकेशन में, सीखने में जितने भी अंतरण होते हैं अधिकांशतः धनात्मक होते हैं। अगर हम सीखने की प्रक्रिया में देखें बच्चों, तो अधिकांशतः जो अंतरण है हमारे, वो अंतरण कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अगर इनको देखा जाए बच्चों, तो जैसे मान लीजिए हम लोग धनात्मक अंतरण को ही अगर देखते हैं, तो अगर हम देखें बच्चों धनात्मक अंतरण में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आप संस्कृत के छात्र हैं और आपको हिंदी पढ़ना है, तो ये जो संस्कृत विषय है ये हिंदी विषय को पढ़ने में सहायक होगी। ये जो संस्कृत विषय है ये हिंदी विषय को पढ़ने में क्या होगी? सहायक होगी, या हिंदी को पढ़ने में यह कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी बल्कि सहायता ही करेगी। तो ऐसा जो अंतरण है वह अंतरण कौन सा है? धनात्मक है। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में उपयोगी हो, तो ऐसे अंतरण को हम धनात्मक अंतरण कहते हैं। अगर इसी में और हम लोग देखें बच्चों, तो जैसे मान लीजिए कि धनात्मक अंतरण का ही एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं बच्चों पार्श्वीय अंतरण। ये देखो बच्चों, कौन सा अंतरण है? पार्श्वीय अंतरण। अब बात आती है पार्श्वीय अंतरण क्या है। अगर हम लोग इस पार्श्वीय अंतरण को देखें बच्चों, तो यह ऐसा अंतरण होता है जिसमें जिस परिस्थिति में हम सीखते हैं, जिस परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं, दोनों के अंक समान होते हैं। दोनों के अंक क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें बच्चों, तो पार्श्वीय अंतरण को अगर देखा जाए, पार्श्वीय अंतरण को, तो जैसे मान लीजिए कि आपने क्लास में सीखा कि 10 में से 3 गई 7। ऐसा आपने कहाँ पर सीखा? कक्षा में सीखा। और फिर क्या हुआ? आप अपने घर गए और घर में कोई 10 सामान में से आपने 3 सामान उठा लिया, और उठाने के बाद आपने कहा अब इसमें कितना बचा? 7। ये जो अंतरण है ये अंतरण पार्श्वीय अंतरण होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों की परिस्थितियों के जो अंक हैं वो अंक क्या हैं? एक समान है। दोनों ही परिस्थितियों के जो अंक हैं वो अंक क्या हैं? एक समान है। तो जब एक समान दोनों है तो ऐसा अंतरण कौन सा? पार्श्वीय अंतरण। दूसरे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप कक्षा 10 के गणित के छात्र हैं और आप कक्षा 10 के ही भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप गणित के छात्र हैं तो हमें लगता है भौतिक विज्ञान के सवालों को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये विषय इस विषय में सहायक होगा। ये विषय इस विषय में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। ये अंतरण होगा सकारात्मक। लेकिन पार्श्वीय कैसे होगा? क्योंकि आपने सीखा भी कक्षा 10 की गणित है और प्रयोग भी कक्षा 10 की ही भौतिक विज्ञान की कक्षा में कर रहे हैं, तो चूंकि दोनों के स्तर की जो कक्षा है वो बिल्कुल एक समान है, तो ऐसा अंतरण देखा जाए तो कैसा अंतरण है? पार्श्वीय अंतरण है। और ये पार्श्वीय अंतरण अगर देखा जाए बच्चों तो कैसा अंतरण है? धनात्मक अंतरण है। यानी कि जो अंतरण है बच्चों, उस अंतरण में अगर हम देखें तो जो धनात्मक अंतरण है, उस धनात्मक अंतरण में अगर देखा जाए बच्चों, तो जो पार्श्वीय अंतरण है उस अंतरण में जिस परिस्थिति में हम सीखते हैं, जिस परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं, दोनों का स्तर एक होना चाहिए। यानी दोनों का स्तर यानी दोनों की डिजिट एक होनी चाहिए। ऐसे अंतरण को हम लोग पार्श्वीय अंतरण कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों, तो जो अगला अंतरण है,
अभी ध्यान रखना बच्चों, हम लोग धनात्मक अंतरण पर ही चर्चा कर रहे हैं और धनात्मक अंतरण के अंतर्गत हम लोगों ने पार्श्वीय अंतरण पर चर्चा कर ली। इसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो धनात्मक अंतरण में ही दूसरा अंतरण होता है जिसे हम कहते हैं द्विपार्श्वीय अंतरण। ये हम लोग देखते हैं बेटा द्विपार्श्वीय अंतरण। सबसे ज्यादा जो संभावना होती है प्रश्नों को पूछने की अंतरण में, उनमें बेटा 90% चांस होता है इसी प्रश्न के आने की। अधिकांशतः अभी तक जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे या प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो उसमें आप क्या देखते होंगे कि ज़्यादातर अगर अंतरण से सवाल बन रहा है तो वो अंतरण में द्विपार्श्वीय अंतरण से ही सवाल बनता है। अब ये द्विपार्श्वीय क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझना है हमको। अगर हम इसको देखें बच्चों तो इसमें होता क्या है कि क्या होता है कि जब शरीर के एक अंग का अंतरण दूसरे अंग में हो जाए, जब शरीर के एक अंग का अंतरण दूसरे अंग में हो जाए, दूसरे अंग में हो जाए तो उसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख किस हाथ से रहे हैं, दाहिने हाथ से लिख रहे हैं। अभी अचानक बच्चों हमारे इस दाहिने हाथ में अगर चोट लग जाए तो हम लिखेंगे तो है ही, पढ़ाना तो है ही है, तो हम क्या करेंगे इस बाएं हाथ से लिखेंगे। ये देखिए हम जो है किस हाथ से लिख रहे हैं, बाएं हाथ से लिख रहे हैं। तो यानी इस हाथ का जो अंतरण है वो इस हाथ में हो गया। शरीर के एक अंग का अंतरण शरीर के दूसरे अंग में हो गया। तो जब शरीर के एक अंग का अंतरण शरीर के दूसरे अंग में हो जाता है तो ऐसे अंतरण को हम कौन सा अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्वीय। और ये जो द्विपार्श्वीय अंतरण भी होता है, यह अंतरण कैसा होता है बच्चों, धनात्मक होता है। तो अगर हम देखें बच्चों तो एक हम लोगों ने पढ़ा पार्श्वीय अंतरण, इसी में अगर देखा जाए बच्चों तो हम लोगों ने एक अंतरण पढ़ा बच्चों, जो दूसरा अंतरण हम लोगों ने पढ़ा, वो दूसरा अंतरण हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, द्विपार्श्वीय अंतरण, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगर आगे देखें बच्चों तो अंतरण में एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों ऊर्ध्व अंतरण। तीसरा जो अंतरण है वो है बच्चों ऊर्ध्व अंतरण। अब बात आती है ऊर्ध्व अंतरण क्या है। तो अगर हम ऊर्ध्व अंतरण को देखें बच्चों तो सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिएगा कि यह भी अंतरण एक प्रकार से धनात्मक अंतरण है। यानी धनात्मक अंतरण, फिर हम बता दें कि वह अंतरण होता है जो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोगी है, दूसरी परिस्थिति में सहायक है, तो वह अगर देखा जाए तो धनात्मक अंतरण है। और धनात्मक अंतरण में ही अगर हम देखें बच्चों तो पार्श्वीय अंतरण धनात्मक है, द्विपार्श्वीय अंतरण भी धनात्मक है, और इसी धनात्मक अंतरण में एक जो इंपॉर्टेंट अंतरण यह भी माना जाता है वह है ऊर्ध्व अंतरण। यह भी अंतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाएगा तो सहायक ही होगा, सहायक ही होगा। अब बात आती सहायक होगा, लेकिन अंतर क्या है बच्चों, अंतर यह है कि यह ऐसा अंतरण होता है जो सीखी जाती है जिस परिस्थिति में वह परिस्थिति छोटी होती है और जहां प्रयोग की जाती है वह परिस्थिति उससे बड़ी होती है। यानी यह छोटे से बड़े में होता है। छोटे से बड़े का मतलब है, जैसे देखो बच्चों, अगर हम लोग मान लीजिए बच्चों कि हम लोग जो है साइकिल चलाना जानते हैं और साइकिल चलाने के आधार पर ही हम लोग बाइक चलाने लगे, तो साइकिल चलाने के आधार पर ही हम लोग बाइक चलाने लगे हैं, तो ऐसा अंतरण छोटे से बड़े में हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ये छोटे से बड़े में हुआ तो यह अंतरण कैसा हो जाएगा, ऊर्ध्व अंतरण हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फिर देखें बच्चों तो जैसे मान लीजिए, और इसमें क्या होता है, जैसे मानो बच्चों कोई बालक कक्षा 10 का है, कोई बालक है कक्षा 10 का है और वह बालक कक्षा 12 के सवालों को सॉल्व कर रहा है।
गणित का कोई स्टूडेंट कक्षा 10 का है और वह स्टूडेंट कक्षा 12 के गणित के सवाल को सॉल्व कर ले रहा है, तो यह अंतरण छोटे से बड़े में हुआ कि नहीं हुआ? यह अंतरण उच्च स्तर का हुआ कि नहीं हुआ? ये निम्न स्तर, ये उच्च स्तर है। तो यह अंतरण सीखे तो हम छोटे स्तर पर है, लेकिन प्रयोग उसका बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो जब बड़े स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं तो यह अंतरण कैसा अंतरण हुआ? ऊर्ध्व अंतरण हुआ। तो धनात्मक अंतरण के अंतर्गत जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा अंतरण पूछे जाते हैं वो अंतरण है पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय और ऊर्ध्व अंतरण। और पार्श्वीय, द्विपार्श्वीय, ऊर्ध्व अंतरण, ये जो तीनों अंतरण है बच्चों, ये तीनों अंतरण या तीनों जो स्थानांतरण हैं, यह सारे स्थानांतरण कैसे हैं? धनात्मक हैं। तो जो सीखने के 3 अंतरण हैं, उन तीनों अंतरणों के अंतर्गत हमने सबसे पहला अंतरण देखा और यह अंतरण कैसा है? धनात्मक अंतरण है। अब अगर हम लोग देखें बच्चों, तो इसके बाद जो अगला अंतरण है वह अंतरण कौन सा है? तो अगला अंतरण है बच्चों जिसे हम कहते हैं नकारात्मक अंतरण, या अगला अंतरण है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों ऋणात्मक अंतरण। अब चाहे आप नकारात्मक कहिए, चाहे आप ऋणात्मक कहिए, तो नकारात्मक और ऋणात्मक अंतरण। ये अंतरण क्या है बच्चों? जैसे हमने धनात्मक अंतरण में पढ़ा कि एक परिस्थिति पे सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, तो ऐसे अंतरण को बच्चों हम लोग धनात्मक अंतरण कहते हैं। लेकिन ये अब उल्टा है कि एक परिस्थिति पे सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति को सीखने में बच्चों बाधा उत्पन्न करे, या दूसरी परिस्थिति को सीखने में बच्चों रुकावट करे, तो ऐसा जो अंतरण है वह अंतरण नकारात्मक अंतरण होता है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो वो धनात्मक अंतरण होता है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है तो वह अंतरण ऋणात्मक होता है। अगर हम ऋणात्मक अंतरण को देखें बच्चों, तो 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई भी क्या कहते हैं जो है साइकिल चलाने वाला है। एग्जाम्पल समझिएगा, कोई भी साइकिल चलाने वाला है। अगर हम देखें बच्चों तो यह जो साइकिल चलाने वाला है, फिर से देखिए, अगर कोई बच्चा है जो साइकिल चला लेता है, अब आपको पता है कि साइकिल को चलाने में सबसे ज़्यादा जो क्रिया है वह क्रिया पैर की है, यानी इसमें पैर बहुत एक्टिव होना चाहिए। और इसी व्यक्ति को अगर हम ये कहें तुम जाके भाई नाव चलाओ पानी की, तो हमको लगता है कि इसने इस क्षेत्र में प्रशिक्षण जो हासिल किया है या इस क्षेत्र में जो सीख रहा है, जो कर रहा है, वह इस क्षेत्र में जाके बाधा उत्पन्न करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैरों का काम है और यहाँ पर हाथों का काम है। तो इस परिस्थिति से इस परिस्थिति में जाने पर इसने क्या उत्पन्न कर दी? बाधा उत्पन्न कर दी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को जब हम नाव चलाने के लिए बोलते हैं तो ये साइकिल चलाने वाला व्यक्ति नाव चलाने में समर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पैरों का प्रशिक्षण है और यहाँ हाथों का प्रशिक्षण है। तो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अगर देखा जाए बच्चों तो क्या उत्पन्न होगी? बाधा उत्पन्न होगी। तो अंतरण कैसा होगा? नकारात्मक होगा। समझ पाए बच्चों? यह अंतरण कैसा होगा? नकारात्मक होगा। इसके अलावा अगर हम फिर देखें बच्चों तो एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए बच्चों तो मान लीजिए कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी है ना। अब इसको आप कहिए कि भैया आप फुटबॉल खेलिए। कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी है और इससे कहिए भैया फुटबॉल खेलिए। तो वॉलीबॉल खेलने वाला, चूंकि वॉलीबॉल हाथों से खेला जाता है, फुटबॉल पैरों से खेला जाता है, इसमें इसने हाथों का प्रशिक्षण लिया है, फुटबॉल पैरों से खेला जाता है। तो यह खेलने वाला अगर यह खेल खेलेगा तो निश्चित तौर पर उसमें बाधा उत्पन्न होगी, निश्चित तौर पर बाधा उत्पन्न होगी। और जब बाधा उत्पन्न होगी बच्चों तो यह अंतरण कैसा होगा? नकारात्मक होगा।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वह अगर देखा जाए बच्चों तो नकारात्मक अंतरण होता है, और एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है तो वह जो अंतरण होता है वो धनात्मक अंतरण होता है। इसके बाद अगर देखें बच्चों तो जो अंतरण का तीसरा प्रकार है वह तीसरा प्रकार है शून्य अंतरण। अब ये शून्य अंतरण क्या है, यानी इसका कहीं कोई प्रभाव नहीं होता है, ना तो इसका प्रभाव सकारात्मक होता है और ना ही इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। ध्यान समझिएगा बच्चों, ना तो इसका प्रभाव सकारात्मक होता है और ना ही इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। तो जब सकारात्मक नकारात्मक कोई नहीं होता है तो यह जो अंतरण है वह अंतरण कैसा होता है, शून्य अंतरण होता है। तो फिर से अगर हम लोग देखें बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें कि जो अंतरण है वो अंतरण क्या है, अगर फिर से बात किया जाए बच्चों तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है तो वह धनात्मक अंतरण होता है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वह ऋणात्मक होता है। और एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान बच्चों जब दूसरी परिस्थिति में ना ही सहायक हो और ना ही बाधा उत्पन्न करे तो ऐसा जो अंतरण होता है बच्चों वह अंतरण शून्य अंतरण होता है। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो दो एक चीज़ें और हैं। इसमें क्या आता है बच्चों कि एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि अंतरण के प्रमुख सिद्धांत, इसमें दो तीन सिद्धांत हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अंतरण के प्रमुख सिद्धांत, अगर हम लोग अंतरण के प्रमुख सिद्धांतों को देखें बच्चों तो इसमें एक सिद्धांत है आपका जिसको हम कहते हैं मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। ये एक नाम बेटा, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, या इसी का एक दूसरा नाम है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं कि औपचारिक, ध्यान समझिएगा, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। यह एक सिद्धांत है। इसके बाद देखा जाए बच्चों तो एक अंतरण का और सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं बच्चों समरूप या अनुरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत बच्चों थॉर्नडाइक का है। अगर हम यह सिद्धांत देखें बेटा तो यह सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है कि समरूप या अनुरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का है। इसके पहले एक सिद्धांत हमने पढ़ा मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या अनौपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इसके अलावा देखा जाए बच्चों समरूप या अनुरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत, और ये सिद्धांत अगर देखा जाए तो किसका है, थॉर्नडाइक का है। इसके अलावा देखें बच्चों तो एक सबसे इंपॉर्टेंट और है जिसको हम कहते हैं कि अंतरण का गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत। अंतरण का गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इस सिद्धांत पर क्या है ये। तो ये तीन सिद्धांत अगर देखे जाए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों तो एक अंतरण का सिद्धांत हमारा और है, और वो जो हमारा अंतरण का सिद्धांत है वो ये है कि अगर देखा जाए तो एक अंतरण का सिद्धांत है स्पीयरमैन का, और ये जो अंतरण का सिद्धांत है इसे हम कहते हैं बच्चों अंतरण का द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का अंतरण का सिद्धांत। तो ये अंतरण के प्रमुख सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत अगर देखा जाए बच्चों तो जिसे हम लोग कहते हैं मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, एक देखा जाए बच्चों जिसे हम कहते हैं समरूप अनुरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत, एक है बच्चों अंतरण के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत,
एक है बच्चों अंतरण का द्विकारक अंतरण का सिद्धांत। अब बात आती है इन पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा जो आता है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, ये क्या है? अगर हम देखें बच्चों तो मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, अगर हम इस पर चर्चा करें बच्चों तो देखो ये सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत कहता है बच्चों, अगर बालक में किसी प्रकार की मानसिक क्रिया विकसित हो गई। अब मानसिक क्रिया विकसित होने का मतलब क्या है? जैसे तर्क का विकास हो गया, जिज्ञासा का विकास हो गया, चिंतन का विकास हो गया, अगर ये ऐसी चीजें उसमें विकसित हो जाती हैं। अब समझना बच्चों, मानसिक अनुशासन यानी कोई भी मानसिक क्रिया जो विकसित होती है, चाहे तर्क हो, जिज्ञासा हो, चिंतन हो या और सारी चीजें हो, प्रतिक्षण हो, कई भी सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। अगर ऐसा विकसित हो गया बच्चों, तो बालक उसका जिस भी परिस्थिति में रहेगा सारी परिस्थिति में प्रयोग करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो बच्चों कोई बालक ए है और ए बालक के अंदर ये मानसिक क्षमता विकसित हो गई कि वह तर्क कर रहा है। ए बालक के अंदर यह क्षमता विकसित हो गई कि वह तर्क कर रहा है। अब उसमें अगर तर्क की क्षमता विकसित हो गई ना बच्चों, तो अगर वह बालक हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा या आपका जो है क्या कहते हैं साइंस पढ़ेगा, तो अगर हिंदी पढ़ेगा तो उसमें भी तर्क लगाएगा, अगर तर्क इंग्लिश पढ़ेगा तो उसमें भी लॉजिक तर्क लगाएगा, मैथ पढ़ेगा तो उसमें भी तर्क लगाएगा, साइंस पढ़ेगा तो उसमें भी तर्क लगाएगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि चाहे वो जो विषय पढ़े, अगर उसके अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित है, तर्क करने की सक्रियता है, तो वह बच्चों चाहे जो भी विषय पढ़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में रहेगा, सभी विषयों और सभी परिस्थितियों में वह क्या करेगा? तर्क करेगा। तो इस तर्क का हर विषय में अंतरण हो रहा है, इस तर्क का हर विषय में स्थानांतरण हो रहा है। यही बात जिज्ञासा के साथ है, यही बात चिंतन के साथ है। तो ऐसा जो अंतरण है, उस अंतरण को हम लोग बच्चों कहते हैं मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या औपचारिक अनुशासन के अंतरण का सिद्धांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या औपचारिक अंतरण का सिद्धांत। तो ये हमारा हो गया मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों दूसरा, तो जो दूसरा अंतरण हमने आपको बताया वो बताया बच्चों समरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत, अंतरण का सिद्धांत, समरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत। अगर हम इस सिद्धांत को देखें बच्चों, तो ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत है बच्चों थॉर्नडाइक का। बहुत आराम से समझिएगा, थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है समरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत। अब अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है समरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत, इसमें क्या है बच्चों? समरूप। अब हमने ये बताया है आपको कि एक परिस्थिति में हम सीखते हैं और दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हैं। तो समरूप यानी जब दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अधिक समानता हो, तो निश्चित सी बात है अंतरण हो जाता है। निश्चित सी बात है अंतरण हो जाता है, क्योंकि दोनों विषयों में समानता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से लें, तो मान लीजिए बच्चों कि हम संस्कृत विषय पढ़ते हैं, संस्कृत विषय पढ़ते हैं और हमें हिंदी विषय सीखना है। आपने टीटी में अक्सर देखा होगा कि जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है वो बच्चे संस्कृत ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों ही विषयों में सिमिलरिटियां ज़्यादा हैं, समानताएं ज़्यादा हैं। और जब दोनों विषयों में समानताएं ज़्यादा हैं, तो बच्चों एक विषय अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ दूसरा विषय तो कर ही ले जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये समरूप तत्वों के अंतरण का सिद्धांत है। और ये जो सिद्धांत है बच्चों, ये सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। क्यों?
अब किस लिए दिया, इस पर जब बच्चों हम लोग थार्नडाइक का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। परिस्थितियां वैसी जिसकी थी, अगर वैसी ही परिस्थितियों पर उसको दोबारा रखा जाता तो वह अपनी समस्या का समाधान कर पाती, अगर परिस्थितियां चेंज होती तो ना कर पाती। ये थार्नडाइक के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ आप इतना जानिए कि जब दो विषयों में समानताएं अधिक होती हैं तो एक विषय में जब कोई चीज़ सीखते हैं तो दूसरे विषय में उसका आसानी से क्या कर जाते हैं, प्रयोग कर जाते हैं। और जब दोनों विषयों में समानताएं अधिक होती हैं, ज़्यादा समान तत्व होते हैं, तो निश्चित है उनका अंतरण होता है। इसी में अगर हम बच्चों तीसरा देखें तो जो तीसरा अंतरण का हमारा सिद्धांत है उसको अगर हम देखें बच्चों तो वो है हमारा तीसरा वाला, जिसको हम कहते हैं गेस्टाल्टवादी अंतरण का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी अंतरण का सिद्धांत, ये हमारा तीसरा सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी अंतरण का सिद्धांत। समझ लेते हैं बच्चों। अगर हम इस गेस्टाल्टवाद को देखें, हालांकि यूपी टेट में, सुपर टेट में और उसके बाद और भी अदर परीक्षाओं में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेस्टाल्टवाद से। अगर हम गेस्टाल्टवाद को देखें बच्चों तो जब भी जैसे अगर हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद, तो अगर इसे देखें बच्चों ना, तो अगर हम वाद का मतलब लेते हैं बच्चों तो वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब है विचारधारा। और अगर देखें बच्चों ऐसी विचारधारा जो किस पर आधारित हो, गेस्टाल्ट पर आधारित हो, ऐसी विचारधारा जो किस पर आधारित हो, गेस्टाल्ट पर आधारित हो। और अगर हम गेस्टाल्ट को देखें बच्चों तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। अभी जितना पे हमारा काम चल जाएगा वो उतना समझेंगे, बाद में कोहलर में इसको देखेंगे। ये जर्मन विचारधारा है और ये जो गेस्टाल्ट है जर्मन विचारधारा है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द भी है, अक्सर ये परीक्षाओं में आता है, यूपी टेट में ऐसा पूछ लिया जाता है। बहुत आसान चीज़ है, ये सबको मालूम होती है कि गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों समग्रता। गेस्टाल्ट वाद, वाद का मतलब विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो गेस्टाल्ट पर आधारित हो। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसके अर्थ होता है समग्रता। तो एक सिंपल सा हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं कि ऐसी विचारधारा जो समग्रता पर आधारित हो, ऐसी विचारधारा जो समग्रता पर आधारित हो। समग्रता को अगर हम और इसको इजी करें तो इसे हम पूर्णाकार भी बोल सकते हैं, पूर्णाकार ये भी बोला जा सकता है। अर्थात ऐसी विचारधारा जो समग्रता पर बल दे, ऐसी विचारधारा जो पूर्णाकार पर बल दे। अगर हम और देखें ना बच्चों गेस्टाल्टवाद को, तो गेस्टाल्टवाद अपने सिद्धांत में बच्चों सबसे ज़्यादा जो बल देता है वो मानसिक क्रिया पर बल देता है। सबसे ज़्यादा जो बल देता है किस पर बल देता है, मानसिक क्रिया पर। और मानसिक क्रिया के अंतर्गत देखा जाए बच्चों तो चिंतन करने पर, समझने पर, इन पर सब पर बल देता है। अगर हम देखें बच्चों तो कोई भी विषय वस्तु अगर समग्र रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाए, समझिएगा, कोई भी विषय वस्तु अगर समग्र रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाए और उस पर हम चिंतन करें तो निश्चित समझ जाएंगे। कोई भी विषय वस्तु अगर समग्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की जाए और उस विषय वस्तु पर हम चिंतन करें तो उसको समझ जाएंगे। और जब विषय वस्तु को हम संपूर्ण रूप से समझ जाएंगे, उस पर हम चिंतन करने लगेंगे, तो चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, समझी गई विषय वस्तु का हर जगह प्रयोग हो सकता है। समझी गई विषय वस्तु का हर जगह प्रयोग हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर हम समझ जाते हैं ना बच्चों, तो चाहे जैसी परिस्थितियां हों, मिलती जुलती हो, ना मिलती जुलती हो, दूसरे रूप में हो, तीसरे रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका हर जगह प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे सीखने का अंतरण अगर हम देखें तो अगर आप सीखने का अंतरण समझ गए हो, जैसे एक होता है रट कर सीखना, एक होता है समझ कर सीखना, अगर हम समझ जाते हैं उस चीज़ को तो चाहे जैसी परिस्थितियां होती हैं, हर परिस्थितियों में उसका हम क्या कर लेते हैं, निश्चित तौर पर प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें बच्चों तो ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत यह कहता है कि अगर किसी भी परिस्थिति को समग्र रूप में बालक के सामने प्रस्तुत की जाए, संपूर्ण रूप में बालक के सामने प्रस्तुत की जाए और बालक को वह परिस्थितियां समझा दी जाएं,
तो बालक उस समझी गई परिस्थितियों को किसी भी जगह पर प्रयोग कर सकता है। तो हर जगह उसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो सकता है, चाहे विषय मिलता जुलता हो और चाहे दूसरे रूप में हो। तो ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी अंतरण का सिद्धांत है। अगर हम इसी में देखें बच्चों ना, तो अगर हम गेस्टाल्टवादी में ही देखें तो आपको पता है कि 3-4 नाम गेस्टाल्टवाद में बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक नाम है आपका कोहलर का, एक नाम है आपका कॉफा का, एक नाम है आपका वर्दिमर का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? वर्दिमर है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। अगर जब हम ये कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किसने किया? तो कोहलर ने। अब अगर हम कहें बच्चों कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दिमर हो जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि गेस्टाल्टवादी अंतरण का सिद्धांत ये मानसिक क्रिया पर आधारित है। जब हम किसी विषय वस्तु को समझ जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों, तो अंतरण का जो और सिद्धांत है उसको हम कहते हैं द्विकारक अंतरण का सिद्धांत। इसको हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, द्विकारक अंतरण का सिद्धांत। और ये जो द्विकारक अंतरण का सिद्धांत है, यह सिद्धांत आपको पता है कि एक विद्वान थे जिनका नाम था स्पीयरमैन, इनका दिया हुआ सिद्धांत है द्विकारक अंतरण का सिद्धांत। अगर हम थोड़ी चर्चा करें इस पर, तो स्पीयरमैन का नाम आपने सुना होगा कि स्पीयरमैन का नाम आपने बुद्धि में सुना होगा। और बुद्धि में स्पीयरमैन ने एक सिद्धांत दिया था द्विकारक का सिद्धांत। ये एक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। सिद्धांत का नाम क्या है? द्विकारक का सिद्धांत। ये जो द्विकारक का सिद्धांत है बच्चों, ये क्या है? अगर इसमें देखें बच्चों ना, तो जो बुद्धि है, एक फिगर आपको इस तरह से मिल जाएगा बना हुआ, और एक फिगर आपको अगर देखा जाए तो इस तरह से मिल जाएगा बना हुआ। जो द्विकारक का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कहा एक बुद्धि होती है जी बुद्धि और एक बुद्धि होती है यश बुद्धि। ये जो जी बुद्धि है बच्चों ना, इसको हम कहते हैं सामान्य बुद्धि, और जो यश बुद्धि होती है इसको हम कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। स्पीयरमैन ने इस बुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण माना, इसको उतना महत्व नहीं दिया। जो विशिष्ट बुद्धि है, इसका निर्धारण बच्चों वातावरण से होता है, और जो सामान्य बुद्धि है बच्चों, इसका निर्धारण जन्मजात होता है। अब स्पीयरमैन का क्या कहना है कि जी बुद्धि का तो अंतरण होता है दूसरी परिस्थिति में, लेकिन यश बुद्धि का अंतरण नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीयरमैन के द्विकारक अंतरण के सिद्धांत में किस बुद्धि का अंतरण नहीं है, किस बुद्धि का ट्रांसफर नहीं है, तो यश बुद्धि का यानी विशिष्ट कारक का ट्रांसफर नहीं है, और जो जी कारक है इसका ट्रांसफर है। जी कारक एक ऐसी बुद्धि होती है जिसका निर्धारण क्या होता है? जन्मजात होता है, और सभी प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग होता है। और सभी जब कोई समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन हम सबसे पहले जी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और जी बुद्धि से समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हमें यश बुद्धि का काम पड़ता है। तो अगर देखा जाए बच्चों, तो ये द्विकारक अंतरण का सिद्धांत है। जो अंतरण का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। और इन्होंने कहा कि एक जी बुद्धि होती है और एक यश बुद्धि होती है। जी बुद्धि का तो अंतरण होता है, लेकिन यश बुद्धि का अंतरण नहीं होता है, और ये द्विकारक अंतरण का क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमारे हो गए सीखने के अंतरण, और ये हो गए हमारे सीखने के अंतरण के सिद्धांत। तो अगर देखा जाए बच्चों, तो सीखने का अंतरण क्या होता है? जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करें तो उसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में उपयोगी हो तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। सीखने का अंतरण 3 प्रकार का होता है बच्चों, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाए तो धनात्मक अंतरण। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक हो तो धनात्मक अंतरण। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी में बाधा उत्पन्न करे तो ऋणात्मक अंतरण। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायक हो ना बाधा उत्पन्न करे तो शून्य अंतरण। इसके अलावा हमने बताया धनात्मक अंतरण के अंतर्गत पार्श्वीय अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण,
फिर अगर देखा जाए बच्चों तो ऊर्ध्वाकार अंतरण या ऊर्ध्व अंतरण, फिर हमने नकारात्मक अंतरण की बात की और फिर हमने शून्य अंतरण की बात की। तो हमको लगता है ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो कल पर हम इसको डिस्कस करेंगे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग क्लास में इसको आपसे चर्चा करेंगे और आप लोग आराम से रहिए और कल हम लोग आगे मिलते हैं।